वीडियो इज वर्किंग फाइन ओवर हियर, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं रिगार्डिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस। सर डेफिनेटली आई ट्राई कि मैं सीआईबी के क्लास भी इसके बाद ले लूं, बट कैन नॉट जस्ट प्रॉमिस राइट नाउ बिकॉज इट्स टू लेट राइट नाउ ओवर हियर एंड आई हैव टू टेक द जेआईबी क्लास राइट नाउ एंड उसके बाद आई ट्राई डेफिनेटली आई ट्राई माई बेस्ट टू टेक द सीआईबी क्लास टू। ओके, तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लियन के बारे में, सेट ऑफ के बारे में, एप्रोप्रिएशन के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बताना चाहता हूं। तो हम यहां पर कल बात कर रहे थे कि जो भी कंपनी रहती है कि अगर उस कंपनी ने अपने किसी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करवाया है तो उसे यहां पर रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है। लेकिन जो प्लेज है वो एक ऐसा चार्ज है जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी नहीं है, क्योंकि प्लेज के केस में जो क्रेडिटर रहता है यानी कि जिसने लोन दिया है उसके पास ऑलरेडी ही इस एसेट का पोजेशन रहता है। तो उसके केस में यहां पर वो चार्ज यहां पर रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं रहता है। ओके, एंड फर्दर अभी हम मूव करते हैं। यहां पर तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। पहला कंसेप्ट है लियन के रिगार्डिंग। अब लियन क्या रहता है, जैसे मान लीजिए ए पर्सन है, बी पर्सन है, ठीक है। तो ए ने मान लीजिए अपना टीवी रिपेयर करवाया है बी पर्सन से, तो उसने अपना टीवी यहां पर बी को रिपेयर करवाने के लिए दिया एंड वो कहता है, बी कहता है इसको रिपेयर करने के मैं 500 रुपए चार्जेस लूंगा। बी कहता है इसे रिपेयर करने के मैं 500 रुपए चार्जेस लूंगा। तो अब यहां पर ए अपना टीवी वापस लेने के लिए आता है रिपेयर करने के बाद, तो बी उसे कहता है मुझे 500 रुपीज चाहिए। अब ए इसको पैसे देने से मना कर देता है, तो उसके पास यहां पर बी के पास कौन सा राइट है, ही हैज अ राइट ऑफ लियन। तो राइट ऑफ लियन के तहत जो पर्सन बी है वो यहां पर इस एसेट को यानी कि टीवी को अपने पास रिटेन कर सकता है। अभी हम सिंपल और सिंपल लियन की बात करें, ठीक है, बैंकर्स लियन की बात नहीं कर रहे हैं। तो लियन के केस में आप चीजों को रिटेन कर सकते हैं, लेकिन बी इसे बेच नहीं सकता, इसे सेल नहीं कर सकता। इस चीज का ध्यान रखेंगे सिंपल लियन के केस की बात करें। लेकिन अगर वहीं मान लीजिए बैंकर्स लियन का चार्ज क्रिएट किया गया, यानी कि बैंक के द्वारा चार्ज क्रिएट किया गया लियन का, उसके केस में बैंक के पास बेचने का राइट भी रहता है, राइट टू सेल ऑफ द प्रॉपर्टी भी रहता है आफ्टर अ एप्रोप्रिएट नोटिस, वो भी राइट रहता है। यानी कि जो बैंकर्स लियन है दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज बेसिकली इंप्लाइड प्लेज। यही कारण है कि जो बैंकर्स लियन है उसे हम इंप्लाइड प्लेज कहते हैं, क्योंकि बैंकर्स लियन के केस में राइट टू सेल जो है वो अवेलेबल रहता है। ओके, इस चीज को समझिए अच्छे से। एंड यहां पर देखिए, अब एक पर्सन ने अपनी गुड्स को दिया है यहां पर दूसरे पर्सन के पास, so the one person is a bailor and the other is a bailey, एंड यहां पर जो पोजेशन ऑफ गुड्स है वो यहां पर ट्रांसफर होता है, ठीक है। एंड उसी तरह से जो दूसरा चार्ज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं दैट इज बेसिकली नॉट द चार्ज, दैट इज बेसिकली द राइट। ओके, तो ये रहता है राइट ऑफ सेट ऑफ, राइट ऑफ सेट ऑफ और राइट टू सेट ऑफ। ओके, तो राइट ऑफ सेट ऑफ के तहत क्या रहता है कि मान लीजिए आपके पास पर्सन ए के डिफरेंट अकाउंट चल रहे हैं, ठीक है। इसका एक करेंट अकाउंट चल रहा है, इसका सेविंग फंड अकाउंट है, इसका टर्म लोन है, इसका ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, इसका एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी चल रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट अकाउंट है। मान लीजिए इसमें जो बैलेंस है दैट इज ₹50,000 क्रेडिट, सेविंग फंड में जो बैलेंस है वो 1 लाख रुपए का बैलेंस पड़ा है एंड ये क्रेडिट बैलेंसेस की हम यहां पर बात कर रहे हैं। टर्म लोन के केस में लेट अस से यहां पर 2,50,000 डेबिट का बैलेंस है एंड यहां पर जो ओवर ड्यू अमाउंट है जो कि अभी इसका पे करना बाकी बनता है, लेट अस से कि वो अमाउंट यहां पर 75,000 है। इसी तरह से ओडी में जो अमाउंट है दैट इज 50,000 डेबिट बैलेंस एंड ये भी यहां पर ओवर ड्यू बैलेंस है पूरा का पूरा। लैब के केस में यहां पर 2 लाख रुपीस का यहां पर डेबिट बैलेंस है एंड 2 लाख में से लेट अस से 50,000 का यहां पर ओवर ड्यू बैलेंस है, ठीक है। अब ओवर ड्यू बैलेंस बेसिकली वो बैलेंस रहता है जो कि यहां पर कस्टमर को साथ के साथ पे करना चाहिए ताकि उसका कोई भी अकाउंट जो है वो एनपीए में स्लीपेज उसका ना हो, उसका अकाउंट यहां पर स्टैंडर्ड अकाउंट रहे, ठीक है। तो यहां पर अब बेसिकली क्या रहेगा कि बैंक के पास अंडर द राइट टू सेट ऑफ यहां पर एक राइट रहता है, हक रहता है, इंप्लाइड अथॉरिटी है बैंक के पास कि बैंक यहां पर अलजेब्रिक सम कर सकता है बैलेंसेस का। यानी कि यहां पर देखिए इनका नेचर क्या है, ये क्रेडिट बैलेंसेस हैं यहां पर, तो इन बैलेंसेस को यहां पर से
डेबिट करके इनको एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखिए कि सिर्फ और सिर्फ कौन सा बैलेंस एडजस्ट होगा, जो बैलेंस यहां पर ड्यू हो चुका है उसे एडजस्ट करेंगे। कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम यहां पर एडजस्ट नहीं कर सकते। व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंट लायबिलिटी? अब जैसे मान लीजिए मेरी इंस्टॉलमेंट हर महीने की 5,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट, आई हैव अ ड्यू और इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹5,000 एवरी मंथ। मैंने 2 महीने की इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो 2 महीने के हिसाब से जो मेरा ओवर ड्यू बैलेंस हो गया वो 10,000 रुपए का ओवर ड्यू बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब ये नहीं है कि बैंक मेरे से अगले महीने की इंस्टॉलमेंट भी कट कर ले, ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है, वो चीज यहां पर अलाउड नहीं है। अदरवाइज यहां पर अलाउड है कि आप अलजेब्रिक सम के हिसाब से यहां पर जो भी आपके ड्यू बैलेंसेस हैं उनको यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्रेडिट बैलेंस के हिसाब से देखें तो बैंक के पास 1,50,000 का क्रेडिट बैलेंस है, जबकि यहां पर ओवर ड्यू बैलेंस के हिसाब से देखें तो 75,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000, ये टोटल अमाउंट हमारे पास बन जाता है 1,75,000 का बन जाता है। तो बैंक यहां पर 1,50,000 को यहां पर सेट ऑफ कर सकता है ओवर ड्यू अमाउंट, जो कि यहां पर कस्टमर से यहां पर वापस लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज यहां पर क्लियर होगी। दैट इज अवर राइट ऑफ सेट ऑफ। And the another right, it is a right of appropriation. A right of appropriation. Now what is right of appropriation? अगर आपके पास कोई कस्टमर आया है एंड वो कैश काउंटर के ऊपर 50,000 रुपीज आपको कैश पकड़ा कर चला गया, लेकिन उसने आपको ये नहीं बताया, उसने यहां पर आपको ये नहीं बताया कि कौन से अकाउंट में इस पैसे को क्रेडिट करना है। ठीक है, तो उसका एक सेविंग फंड अकाउंट भी था, उसका करंट अकाउंट भी था, लेकिन उसका टर्म लोन अकाउंट भी चल रहा था जिसमें ड्यू बैलेंसेस भी थे यहां पर। ठीक है, तो आपने उस बैलेंस को यहां पर एडजस्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि आपने अपने हिसाब से पैसे को जमा कर दिया। हो सकता है कि आपने 10,000 सेविंग फंड में कर दिया एंड जो ड्यू बैलेंसेस है वो 20,000 के थे, वो 20,000 यहां पर जमा कर दिए एंड 10,000 आपने सेविंग में जमा कर दिए एंड बाकी का जो 20,000 था वो आपने करंट अकाउंट में जमा कर दिया। तो दैट वुड बी बेसिकली राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो अभी इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें रहती हैं, कौन से स्टैच्यू में रहता है, उन सभी चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो अगर लियन की बात करते हैं, लियन का जो लीगल स्टेटस है दैट इज अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत रहता है। जो राइट ऑफ सेट ऑफ है वो कस्टम्स के अकॉर्डिंग है, बैंक की प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग है, किसी भी एक्ट के अंडर मेंशन्ड नहीं है। अगर हम राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं तो वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर ही आता है। ठीक है, तो राइट ऑफ लियन का रहता है कि क्रेडिटर जो है वो यहां पर गुड्स को, सिक्योरिटीज को रिटेन कर सकता है जब तक उसका जो डेप्ट है वो वापस पे नहीं किया जाता। इस एग्जांपल को यहां पर मेमोराइज कीजिए। ए था, बी के पास टीवी यहां पर दिया गया था रिपेयर के लिए। ए ने पैसा नहीं दिया तो बी ने टीवी को रिटेन कर लिया। अब बी टीवी को तब तक रिटेन करेगा जब तक इसका जो बकाया था 500 का वो पे नहीं कर दिया जाता। जब यहां पर इसका बकाया पे कर दिया जाएगा तो बी को इस टीवी को यहां पर ए को वापिस करना पड़ेगा। राइट ऑफ सेट ऑफ क्या रहता है? राइट्स ऑफ द बैंक टू क्लब कंसोलिडेट डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ द सेम बोरोअर एट द सेम कैपेसिटी। तो सेम कैपेसिटी में बोरोअर के जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं उनको यहां पर क्लब किया जा सकता है, उनके बैलेंसेस को कंसोलिडेट किया जा सकता है। एंड एप्रोप्रिएशन इज अ मेथड ऑफ क्रेडिटिंग अमाउंट, यानी कि जब आपके पास कस्टमर आपके डिस्पोजल के ऊपर अमाउंट को छोड़कर गया है तो आप किस तरह से उसके बैलेंसेस को जमा करेंगे, दैट वुड बी द राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। देन इट इज रिगार्डिंग द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। क्या रहता है? देखिए, अगर मैं बैंकर लियन की बात करता हूं तो यहां पर क्या हो गया कि बैंक ने एक कस्टमर को लोन दिया था, बैंक ने एक कस्टमर को लोन दिया था। तो यहां पर एक कस्टमर है जो कि बोरोअर है। तो कस्टमर है, बोरोअर है, यानी कि वो क्या हो गया, ही इज अ डेटर, ही और शी इज अ डेटर, वेयर एज द बैंक इज द क्रेडिटर। तो यहां पर इस राइट को एक्सरसाइज कौन कर रहा है? क्रेडिटर एक्सरसाइज कर रहा है। तो रिलेशनशिप क्या हुआ? बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या हुआ? इट इज क्रेडिटर डेब्टर रिलेशनशिप। अगर राइट ऑफ सेट ऑफ की बात करते हैं तो वहां पर डिफरेंट अकाउंट्स की बात करते थे, यानी कि एक तो हम सेविंग फंड से हमने बैलेंस को निकालना था, टर्म लोन को एडजस्ट करना था। तो सेविंग फंड के केस में यहां पर जो कस्टमर है वो क्रेडिटर है। ध्यान से समझिएगा, सेविंग फंड के केस में बैंक की जिम्मेदारी है, बैंक हैज अ लायबिलिटी टू पे बैक द अमाउंट टू द कस्टमर। अगर आपके डिपॉजिट अकाउंट में पैसा जमा है तो किसकी लायबिलिटी आपको पैसा पे करने की? बैंक हैज अ लायबिलिटी टू पे यू बैक द अमाउंट। ठीक है, तो यहां पर जो कस्टमर है, कस्टमर यहां पर क्या रहेगा? कस्टमर इज द
क्रेडिटर, यानी कि कस्टमर का पैसा आपके पास पड़ा तो कस्टमर क्रेडिटर है, जबकि जो बैंक है दैट इज द डेप्टर, बैंक ने पैसा वापस करना है। लेकिन लोन के केस में क्या रहेगा, लोन के केस में यही रिलेशनशिप रिटेन रहेगा, यानी कि लोन के केस में जो बैंक है दैट इज अ क्रेडिटर एंड जो कस्टमर है यानी कि जो बोरोअर है दैट इज अ डेप्टर। तो यहां पर राइट ऑफ सेट ऑफ के केस में आप सेविंग फंड या किसी और क्रेडिट बैलेंस को उठा करके यहां पर अमाउंट को सेट ऑफ करते हैं, उसे कंसोलिडेट करते हैं। दैट इज वाई यहां पर जो रिलेशनशिप रहेगा वो यहां पर डेटर क्रेडिटर का भी रहेगा एंड क्रेडिटर डेटर का भी रहेगा। ठीक है, दैट इज अ रिलेशनशिप क्रेडिटर डेप्टर एंड डेप्टर क्रेडिटर। ठीक है, इसी तरह से एप्रोप्रिएशन के केस में जो आपका रिलेशनशिप है दैट इज अ क्रेडिटर डेप्टर, क्योंकि आपने बेसिकली लोन दिया था तो आपने अपने लोन को एडजस्ट किया है। ओके, आफ्टर दैट एप्लीकेबल, किस चीज के ऊपर एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सिक्योरिटीज एंड जो राइट ऑफ सेट ऑफ है वो अमाउंट ऑफ क्लेम के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी कि जो अमाउंट आपका बकाया है उसके ऊपर एप्लीकेबल है। लियन के केस में तो आपके पास कोई ना कोई सिक्योरिटी पड़ी है या गुड्स पड़ी है, उसके ऊपर आपका अमाउंट एप्लीकेबल बनता है। लेकिन सेट ऑफ के केस में, एप्रोप्रिएशन के केस में जो आपका अमाउंट ऑफ क्लेम है उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी बनती है। एंड फर्दर ये रूल कहां पर, ये राइट कहां पर लगेंगे, ये राइट सिर्फ और सिर्फ उन जगह पर लगेंगे जहां पर जो अकाउंट है वो सेम ऑर्डर एंड सेम कैपेसिटी में है। अगर सेम ऑर्डर सेम कैपेसिटी में अकाउंट है तभी वहां पर ये रूल लागू होगा, अदरवाइज रूल लागू नहीं होगा। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अगर यहां पर लोन है ए के नेम में एंड यहां पर ए का अंडर गार्डियनशिप अकाउंट है, यानी कि बेसिकली बी का अंडर गार्डियनशिप अकाउंट है ए के साथ, यानी कि ए ऑपरेट कर रहा है, तो क्या वहां पर कोई राइट लागू होगा? क्या यहां पर अंडर गार्डियन के अकाउंट को डेबिट करके लोन को एडजस्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, दैट वुड नॉट बी एप्रोप्रिएट। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अकाउंट जो है वो सेम नेम में हो, सेम कैपेसिटी में हो। इवन अगर ए यहां पर एक ट्रस्ट अकाउंट में ट्रस्टी है, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है एंड ए का एक पर्सनल लोन भी चल रहा है, सो दैट इज नॉट सेट टू बी इन द सेम कैपेसिटी। सेम कैपेसिटी में ये नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ट्रस्टी अकाउंट को डेबिट करके लोन अकाउंट को एडजस्ट कर दें। ठीक है, राइट ऑफ सेट ऑफ वहां पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एक और एग्जांपल देता हूं, यहां पर ABC एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें ABC 3 पार्टनर हैं एंड यहां पर फर्म के नेम में जो अमाउंट ड्यू है दैट इज 50,000 डेबिट बैलेंस, जो कि ड्यू अमाउंट है। ठीक है, अब फर्म की करंट अकाउंट में कोई भी क्रेडिट बैलेंस नहीं पड़ा है, स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन ए का सेविंग फंड अकाउंट है। ए जो कि एक पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म का, उसके सेविंग फंड अकाउंट में 60,000 रुपीज क्रेडिट बैलेंस पड़ा है। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या इस केस में राइट ऑफ सेट ऑफ जो है वो यहां पर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? काइंडली लेट मी नो अबाउट इट कि राइट ऑफ सेट ऑफ यहां पर इस केस में एप्लीकेबिलिटी उसकी होगी या फिर नहीं होगी। जल्दी से बता दीजिए, काइंडली प्लीज कंफर्म एंड साथ के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं वीडियो को कंटिन्यू कर पाऊं। 75-76% हैं ऑनलाइन इस टाइम पर, कम से कम 70+ लाइक्स हो जाने चाहिए। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं वीडियो को कंटिन्यू कर पाऊं एंड साथ के साथ इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि जो पार्टनर है उसके सेविंग फंड अकाउंट में बैलेंस पड़ा है, फर्म के नेम में अकाउंट बैलेंस ड्यू है, तो क्या पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करके जो अमाउंट है उसे यहां पर एडजस्ट किया जा सकता है अंडर द राइट ऑफ सेट ऑफ और नॉट? तो यहां पर मिक्स सा रिस्पॉन्स आ रहा है रिगार्डिंग, कई पर्सन कह रहे हैं यस एंड सही, कई पर्सन कह रहे हैं यहां पर नो। तो आई वांट कि सभी के सभी जो कैंडिडेट्स हैं, सभी व्यूअर्स जो हैं वो यहां पर रिप्लाई करें, पार्टिसिपेट करें ताकि उनके कंसेप्ट क्लैरिटी भी बने एंड मुझे भी पता चले कि उन्हें कितना समझ में आया है कंसेप्ट के बारे में। क्योंकि सेम कैपेसिटी के बारे में समझिए, मैंने आपको कल की क्लास में अगर आपको याद होगा तो आपको बताया था कि जो पार्टनर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी रहती है दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि उनके पर्सनल एसेट्स भी लायबल रहते हैं। तो ए का यहां पर सेविंग फंड जो है दैट इज बेसिकली इट्स पर्सनल एसेट, तो यहां पर एप्लीकेबिलिटी बनती है, यानी कि आप 60,000 में से 50,000 को डेबिट करके इस 50,000 को एडजस्ट कर सकते हैं। यस, दैट इज अलाउड, क्योंकि यहां पर जो फर्म है उसमें जो पार्टनर रहते हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। ओके, उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग कंटिंजेंट डेप्ट के ऊपर क्या अलाउड है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कंटिंजेंट डेप्ट के केस में ये अलाउड नहीं रहते हैं। These are not allowed in the case of contingent debt. Contingent debt के केस में allowed नहीं है। And further, what is the quantum of amount on which it is allowed?
ठीक है। अगर लियन की बात करते हैं तो जितना अमाउंट आपका स्पेसिफिक है, यानी कि मैंने आपको बता दिया कि आपने मान लीजिए लियन का चार्ज करते हुए टर्म लोन दिया था, अमाउंट ड्यू बनता है मान लीजिए 50,000 का बनता है, तो उसके केस में 50,000 जो ड्यू अमाउंट है उसके ऊपर ही एप्लीकेबिलिटी बनेगी, यानी कि देयर मस्ट बी सम स्पेसिफिक अमाउंट, एंड ये तीनों ही केसेस में एप्लीकेबिलिटी बनती है। देन इट इज रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ लीगल नोटिस। तो क्या लीगल नोटिस रिक्वायर्ड है? डेफिनेटली लीगल नोटिस रिक्वायर्ड है, बट एक्सेप्ट द केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड रिसिप्ट ऑफ द गार्निशी ऑर्डर। अगर आपके पास गार्निशी ऑर्डर आता है, अगर आपके पास इंसॉल्वेंसी यानी कि पर्सन दिवालिया हो गया है या उसकी डेथ का केस है, उसके केस में नोटिस की जरूरत नहीं है। अदरवाइज यू हैव टू सर्व अ नोटिस, अदरवाइज यू हैव टू सर्व अ नोटिस। लेकिन एप्रोप्रिएशन के केस में कोई भी नोटिस देने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ती है। Then a very important concept, it is regarding the limitation. Now what is limitation? Very very important concept. देखिए बैंक में जब हम कोई लोन एक्सटेंड करते हैं, यहां पर बैंक ने पर्सन ए को एक लोन एक्सटेंड किया है, लोन इज वर्थ ₹5 लाख एंड इट वाज डिसबर्स्ड डेटेड 1st of January 2017. Let us say it was disbursed on 1st of January 2017 and no installment has been paid from that particular date onward. यानी कि पर्सन ए को लोन डिसबर्स कर दिया है 5 लाख का, लेकिन कोई भी इंस्टॉलमेंट इसकी नहीं आई है। अब यहां पर जो लिमिटेशन एक्ट है 1963, उसकी प्रोविजंस ये कहती हैं कि एज पर द लॉ यहां पर एक टाइम विंडो रहेगी जिसके बीच में जो बैंक है वो ए के अगेंस्ट एक लीगल रेमेडी अपना सकता है, यानी कि कानून के दायरे में लाते हुए एक पर शिकंजा कस सकता है उसको, यानी कि किसी ना किसी दायरे में फंसा सकता है, क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट किए हैं, उसकी सिक्योरिटी को यहां पर ले सकता है। ठीक है, तो उसके पास, बैंक के पास बेसिकली क्या है, लीगल रेमेडी लेने के लिए, यानी कि कानूनी रूप से कार्रवाई करने के लिए एक टाइम पीरियड दे दिया, जिस टाइम पीरियड में वो यहां पर अपने जो भी लीगल कार्रवाई है वो कर सकता है। ठीक है, तो लिमिटेशन एक्ट में जो यहां पर डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट किए रहते हैं उनकी लिमिटेशन रहती है 3 साल की। फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट इट इज 3 इयर्स। ठीक है, अब आप कहेंगे टर्म लोन था 10 साल का, तो क्या 10 साल में से 3 साल के बाद क्या पर्सन जो बैंक है वो यहां पर अपना लीगल कार्रवाई नहीं कर पाएगा? तो इस लिमिटेशन पीरियड को बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द लिमिटेशन इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। आप उसे रिवाइवल लेटर के थ्रू या फिर डेप्ट एक्नॉलेजमेंट लेटर के थ्रू या फिर बैलेंस कंफर्मेशन लेटर के थ्रू, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स दैट यू प्रोनाउंस एट योर बैंक, उनके हिसाब से आप उन्हें रिवाइवल लेटर, बीसी लेटर या फिर डेप्ट एक्नॉलेजमेंट लेटर के थ्रू आप यहां पर लिमिटेशन को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहां पर पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन व्हाट इफ मान लीजिए बैंक ने यहां पर लिमिटेशन को एक्सटेंड भी नहीं किया, बैंक ने लिमिटेशन को एक्सटेंड भी नहीं किया, तो उसके केस में 1st of January 2020 को, क्योंकि जब पहली बार डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होते हैं तो एनिवर्सरी डेट जो रहती है वो बीच में शामिल रहती है। ठीक है, तो 1st of January 2020 को यहां पर इसकी जो लिमिटेशन है दैट विल बी एक्सपायर्ड, दैट विल बी एक्सपायर्ड। अब उसके केस में क्या होगा? अब जब लिमिटेशन एक्सपायर हो गई है तो बैंक यहां पर लीगल रेमेडी को नहीं अपना सकता, बिकॉज द लोन इज टाइम बार्ड। इट इज सेड टू बी व्हाट? इट इज सेड टू बी कि लिमिटेशन एक्सपायर हो गई है एंड द लोन इज टाइम बार्ड। ओके, तो इसे हम कहते हैं कि लिमिटेशन एक्सपायर हो गया है एंड अब जो लोन है दैट इज टाइम बार्ड। अब इसके केस में आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू इन दैट केस? अब ये तो है नहीं है कि आपने जो लोन दिया था वो यहां पर अनएथिकल हो गया या फिर आप लोन में रिकवरी नहीं कर सकते। डेफिनेटली यू कैन डू द रिकवरी, बैंक अपने लेवल पर इनिशिएट कर सकता है, लेकिन लीगल रेमेडी नहीं अपना पाएगा। ठीक है, तो लिमिटेशन एक्ट का ये कामकाज रहता है। लेकिन अब यहां पर बैंक के पास जो राइट ऑफ लियन है, यानी कि बैंकर्स लियन हो गया या फिर राइट ऑफ सेट ऑफ हो गया, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन हो गया या फिर प्लेज का चार्ज हो गया, इनके केस में बैंक का लिमिटेशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिमिटेशन के ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती है। ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग कि यहां पर लिमिटेशन की कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती है। ओके, तो यहां पर भी यही चीज है कि यहां पर भी कि जो आपका बैंकर्स लियन है या फिर राइट ऑफ सेट ऑफ है, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन है, लिमिटेशन का कोई फर्क नहीं है। अगर इवन लिमिटेशन एक्सपायर हो भी चुकी है लोन में
तो भी बैंक इन राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है। ओके, देन जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द गार्निशी ऑर्डर। सो एज टू अंडरस्टैंड यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गार्निशी ऑर्डर। तो आपको एक ब्रीफ सा आइडिया मैं यहाँ पर दे देता हूँ। लाइक पर्सन ए ने यहाँ पर पर्सन बी को कुछ अमाउंट लेंड किया। ओके, पर्सन ए लेंड सम मनी टू पर्सन बी ओवर हियर। सो ए इज व्हाट, ए इज क्रेडिटर, ए इज क्रेडिटर, the person who has lent the money is creditor and the person who has borrowed the money is a debtor. So B is debtor. Okay, now B is maintaining a saving fund account with your bank. Let us say it is XYZ bank and B is maintaining a saving fund account over here. Now in this particular case, when the person B is maintaining a saving fund account with the bank, B is in the position of the creditor. B is a creditor because he has surplus balance in the bank. Okay, and bank is what? Bank is debtor because bank has a liability to pay back the amount which is deposited in the saving fund account. तो जो पैसा यहाँ पर सेविंग फंड अकाउंट में डिपॉजिटेड है, बैंक के ऊपर वो लाइबिलिटी बनती है कि बैंक ने वो पैसा पर्सन बी को वापस करना है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप था क्रेडिटर डेप्टर का, बट व्हेन पर्सन बी इज मेंटेनिंग सम सेविंग फंड अकाउंट और सम डिपॉजिट अकाउंट, इन दैट केस person B is the creditor and the bank is the debtor. Okay, now it came to the knowledge of person A that person B is maintaining some balances with some other party. ठीक है, तो किसी और पार्टी के साथ यहाँ पर बैलेंस मेंटेन्ड है, पर्सन A की नॉलेज में ये चीज आ जाती है। सो पर्सन A went to the court, तो पर्सन A यहाँ पर कोर्ट में चला जाता है एंड कोर्ट में जाकर ये सारी चीज बता देता है कि इसका पैसा यहाँ पर पड़ा है। तो कोर्ट यहाँ पर एक ऑर्डर देगा, किसको ऑर्डर देगा, यहाँ पर इंस्टीट्यूट को ऑर्डर देगा टू ब्लॉक दी सम ऑफ अमाउंट, कि जो भी पैसा यहां पर पड़ा था तो अगर कोई स्पेसिफिक अमाउंट ड्यू था, मान लीजिए इसने 10,000 देने थे तो 10,000 का वो ऑर्डर दे देगा। एंड दैट पर्टिकुलर ऑर्डर जो यहां पर दिया जाता है दैट इज सेड टू बी द गार्निशी ऑर्डर, दैट इज सेड टू बी द गार्निशी ऑर्डर। ओके, तो यहां पर जो बैंक है दैट इज सेड टू बी गार्निशी, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज सेड टू बी गार्निशी। एंड यहां पर जो पर्सन बी है दैट इज सेड टू बी जजमेंट डेब्टर, दैट इज सेड टू बी जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर, क्योंकि इसने ये डेटर था जिसके खिलाफ जजमेंट दी गई है। एंड पर्सन ए इज अ जजमेंट क्रेडिटर एंड द बैंक इज आल्सो कॉल्ड एज जजमेंट डेब्टर्स डेटर। आई एम राइटिंग ओवर हियर, बैंक को गार्निशी भी कहते हैं जिसको यहां पर ऑर्डर दिया गया है, एंड आल्सो इट इज टर्म्ड एज जजमेंट डेटर्स, क्योंकि जजमेंट डेटर का डेटर है, यानी कि जिस पर्सन ने पर्सन ए के पैसे देने थे बैंक ने उस पर्सन के पैसे देने हैं, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी जजमेंट डेटर्स डेटर। एंड पर्सन ए को जो कि क्रेडिटर है दैट इज सेड टू बी जजमेंट क्रेडिटर। ओके, नाउ ओवर हियर लेट अस अंडरस्टैंड द पॉइंट। ठीक है, तो आपको ये बेसिक पता चल गया। अब जब भी गार्निश ऑर्डर रिसीव होता है उसके टाइम पर बैंक को क्या करना होता है, जो भी फंड्स यहां पर बी के पड़े हैं बैंक के पास उनको फ्रीज करना रहता है, उनको फ्रीज करना रहता है। ओके, एंड अगर यहां पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है बैंक को, जिसके बीच में बैंक को यह लिख के देना होता है कि वाई बैंक कैन नॉट फ्रीज दी बैलेंसेस ऑफ दी पर्सन बी, यानी कि जजमेंट डेटर के पैसों को वो ब्लॉक क्यों नहीं कर सकता, उन्हें फ्रीज क्यों नहीं कर सकता, उसके रिगार्डिंग एक टाइम पीरियड यहां पर दिया जाता है बैंक को, यानी कि गार्निशी को। ओके, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर तो कोई रीजन है बैंक के पास तो बैंक को वो रीजन लिख के देना पड़ेगा, अदरवाइज एक फाइनल जो ऑर्डर है वो यहां पर बैंक को दे दिया जाता है। ओके, तो यहां पर स्टेजेस वाइज गार्निशी ऑर्डर होता है, दैट वी विल लर्न इन द टॉपिक गार्निशी ऑर्डर। ठीक है, लेकिन यहां पर ये समझ लीजिए कि बैंकर लियन जो है दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज इंप्लाइड प्लेज। वो क्या रहती है, इंप्लाइड प्लेज रहती है। ठीक है, तो बैंक यहां पर कोई भी पैसा, बैंक यहां पर कोई भी पैसा गार्निशी ऑर्डर आने से पहले, किसी और को एडजस्ट करने से पहले अपना खुद का पैसा यहां पर एडजस्ट करेगा। मान लीजिए सेविंग फंड में अमाउंट ड्यू है, लेकिन साथ के साथ बी का टर्म लोन भी चल रहा था जिसमें 20,000 रुपीज अमाउंट इसका ऑलरेडी ओवर ड्यू है। तो बैंक यहां पर पहले अपने पैसे की भरपाई करेगा, बाद में जो पैसा बचेगा उसे गार्निश ऑर्डर में यहां पर जोड़ेगा, अटैच करवाएगा, अदरवाइज नहीं करवाएगा। ओके,
So banker's lien is a general lien. It is an implied pledge, and in case of right of settle, bank should exercise the right for adjusting its own debt before combining with the garnish order. ठीक है. एंड फर्दर जो आपका अप्रोप्रिएशन है उसके केस में भी ऐसी ही चीज रहती है. नेक्स्ट इट इज अ केस ऑफ द डेथ ऑफ द कस्टमर. तो अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो बैंक के पास इंप्लाइड राइट होता है कि वो अपना जो राइट ऑफ लियन है या फिर राइट ऑफ सेट ऑफ है उसे अपना सकता है. एंड सेम इज एप्लीकेबल फॉर राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन. ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. आई होप कि आपको ये पॉइंट्स यहां पर कुछ हद तक क्लियर हुए होंगे. देन इट इज बेसिकली रिलेटेड टू सेफ डिपॉजिट ऑफ आर्टिकल्स एंड लोकर्स. तो आप सेफ डिपॉजिट ऑफ आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं, लोकर्स के बारे में जानते हैं. ठीक है, तो यहां पर सिंपल सी चीज समझिए. जब मैं यहां पर लोकर की बात करता हूं, द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंकर एंड कस्टमर इज लेसर एंड लेसी. नाउ व्हाई बैंक इज लेसर? बिकॉज बैंक इज लेंडिंग आउट अ स्पेस. बैंक इज लेंडिंग आउट अ स्पेस जो कि वो लीज पर दे रहा है. ओके, तो बैंक जो है अपने कस्टमर को एक स्पेस, लोकर के केस में एक स्पेस दी जाती है ना. तो इन केस ऑफ लोकर्स व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर? बैंक इज लेसर जो कि स्पेस को उधार पर देता है, एंड कस्टमर को दी गई है तो कस्टमर क्या है? लेसी है. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर? इट इज लेसर एंड लेसी. एंड अगर मान लीजिए कस्टमर ने अपने ज्वेलरी रख दी यहां पर लॉकर में, या फिर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रख दिए, या और जरूरी सामान रख दिया, जो भी सामान रखे बैंक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है. ठीक है, वो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. बैंक अगर कोई लॉस होता है तो बैंक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है. बैंक की क्या जिम्मेदारी है? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक? कि जब भी कस्टमर अपने लॉकर को ऑपरेट कर रहा है तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द बैंक टू चेक वेदर द लॉकर इज ड्यूली लॉक्ड और नोट. ओके, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की है. अदरवाइज उसमें क्या चीजें पड़ी हैं, नहीं पड़ी हैं, सही है गलत है, उसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं है. एंड फर्दर अगर कोई लॉकर आपने यहां पर अपने कस्टमर को दिया हुआ है, अगर आपने अपने कस्टमर को लॉकर दिया हुआ है, एंड यू नो आपको प्रोफाइलिंग करनी पड़ती है कस्टमर की कि वो हाई रिस्क कस्टमर है. अगर मान लीजिए वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है तो वो हाई रिस्क कस्टमर हो गया. ठीक है, इसी तरह से अगर वो मीडियम रिस्क कस्टमर है तो ये डिफरेंट प्रोफाइलिंग होती है. ठीक है, अगर आपका कस्टमर हाई रिस्क कस्टमर है एंड उसने यहाँ पर पिछले 1 साल में एक भी बार अपना लॉकर ऑपरेट नहीं किया, अगर हाई रिस्क है एंड पिछले 1 साल में उसने अपना लॉकर ऑपरेट नहीं किया है, उसके केस में चाहे वो अपना किराया जो उसका रेंट है लॉकर का वो प्रॉपरली टाइमली भर रहा है, फिर भी आप बीइंग अ बैंक आप उस कस्टमर को कांटेक्ट करेंगे, उसे कहेंगे कि अपना लॉकर ऑपरेट करे, नहीं तो अपना लॉकर सरेंडर कर दे. ठीक है, एंड मीडियम रिस्क कस्टमर के केस में ये जो टाइम पीरियड है दैट इज ऑफ 3 इयर्स. यानी कि मीडियम रिस्क कस्टमर के केस में अगर कस्टमर 3 साल के लिए लॉकर को ऑपरेट नहीं करता तो उसके केस में बैंक जो है यहां पर कस्टमर से कांटेक्ट करेगा, उसे लॉकर ऑपरेट करने के लिए कहेगा या फिर सरेंडर करने के लिए कहेगा. एंड फर्दर अगर जो भी उसने किस कारण से ऑपरेट नहीं किया वो उसे रिटर्न में लिए जाएंगे, वो से रीजन जो है वो रिटर्न में लिया जाएगा. एंड फर्दर इट वुड बी सेड कि वो अगर जेन्युइन रीजन लगते हैं तो उसे अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज उसे अलाउ नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो सीपीपी एपीएस ने यहां पर रिकमेंडेशंस दी हैं लॉकर के लिए. नाउ व्हाट इज दिस सीपीपी एपीएस? इट इज कमेटी ऑन प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज. तो लॉकर ऑपरेशंस की ईजनेस रहे तो सीपीपी एपीएस ने यहां पर रिकमेंडेशंस दी थी, उनके बेस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दी हैं. पहली चीज ये थी कि जब भी लॉकर ऑपरेट किए जाएंगे तो यहां पर आप ये नहीं है कि पर्सन ए अपनी एफडी रखेगा तो ही उसे लॉकर देना है, ऐसी चीज पॉसिबिलिटी नहीं है. हाँ, लेकिन जो बैंक है वो यहां पर कस्टमर को ये कह सकता है कि ब्रेकेज के लिए या फिर लॉकर की सिक्योरिटी के लिए, रेंटल सिक्योरिटी के लिए आप एक एफडी करवा दीजिए. लेकिन ये नहीं होगा कि आप कहेंगे कि 10 लाख की एफडी करवाइए तभी आपको लॉकर मिलेगा, वो चीजें यहां पर नहीं रहेंगी. ठीक है, एंड फॉर द फिक्स्ड डिपॉजिट में भी टेकन एज अ सिक्योरिटी, ये पॉइंट हमारा हो गया हुआ है. देन इट इज रिगार्डिंग ऑब्जर्व कस्टमर ड्यू डिलिजेंस यानी कि सीडीडी. सीडीडी इज व्हाट? इट इज कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, यानी कि कस्टमर के आईडी प्रूफ लेने, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना, केवाईसी कंप्लीट करना, उन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा एज पर द लॉकर आप नॉर्मल आप अकाउंट्स के लिए रखते हैं. ठीक है, for returning articles in safe deposit lockers, safe custody, RBI has advised banks to adopt a similar procedure as followed in handing over the procedure of deposit accounts in deceased
पर्सन। तो डिजीज्ड पर्सन के केस में, यानी कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसमें जिस तरह से आप रूल्स की पालना करते हैं उसी के हिसाब से जो भी आपके लॉकर के कंटेंट हैं, जो भी आपके लॉकर के कंटेंट हैं या सेफ कस्टडी आर्टिकल्स हैं, उनको भी आप उसी तरह से वापस कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से रूल्स बनाइए, जो डिपॉजिट अकाउंट्स में रूल चलते हैं उन्हीं के हिसाब से आप वैसे वापस कीजिए। और उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। तो सेफ कस्टडी, अब लॉकर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, रिलेशनशिप इज बैंक इज लेसर एंड कस्टमर इज लेसी। एंड इन केस ऑफ सेफ कस्टडी आर्टिकल, बेसिकली पर्सन बी, मान लीजिए कस्टमर है, तो कस्टमर बी यहां पर बैंक को अपने आर्टिकल से रहा है, यानी कि बेल आउट कर रहा है, तो पर्सन बी यहां पर हो गया बेलर एंड बैंक हो गया यहां पर बेली। ठीक है, यानी कि आर्टिकल्स यहां पर दिए हैं। नाउ इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना प्लेज के साथ, क्योंकि प्लेज में भी देखिए आप पढ़ेंगे कि प्लेज के केस में भी इट इज अ एक्ट ऑफ बेलमेंट, जहां पर जो एसेट है उसे प्रोवाइड किया जाता है, गुड्स को दिया जाता है एंड उसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाता है। ठीक है, लेकिन प्लेज के केस में जो पर्सन चार्ज क्रिएट करवाता है दैट इज द पाउनर, उसे हम पाउनर कहते हैं। एंड जिस पर्सन के नाम में चार्ज क्रिएट किया जाता है उसे प्लेजी या फिर पाउनी कहते हैं। ओके, तो उसे यहां पर कंफ्यूज नहीं करना, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इसके बेस पर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नाउ यहां पर सेफ कस्टडी आर्टिकल के केस में आप कोई भी स्पेस लीज पर नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ उसके आर्टिकल्स रखते हैं। लेकिन लॉकर के केस में यहां पर आप उसे स्पेस लेंट आउट करते हैं। नॉमिनेशन जो है दोनों के ही केसेस में अलाउड है, लेकिन सेफ कस्टडी आर्टिकल के केस में सिर्फ और सिर्फ सिंगल नॉमिनी अलाउड है, एक्सेप्ट in a joint operated account only one nominee is allowed in safe custody, whereas in the case of the lockers यहां पर अगर jointly operated यहां पर locker है, if it is jointly operated, I'm not talking about either survivor or former survivor, अगर jointly operated है उसके केस में मैक्सिमम 2 nominations हो सकती हैं, उसके केस में मैक्सिमम और मैक्सिमम 2 नॉमिनेशंस हो सकती हैं। एंड दिस इज एज पर आईबीए रूल्स, ये आईबीए रूल्स के हिसाब से है, आईबीए रूल्स के हिसाब से 2 नॉमिनेशंस जो हैं वो यहां पर हो सकती हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ बैंक। तो ड्यूटी ऑफ बैंक आपको बता दिया कि सेफ कस्टडी आपके लॉकर्स के केस में आपको इंश्योर करना है कि प्रॉपर्ली लॉक किया गया नहीं किया गया, लेकिन यहां पर जो सेफ कस्टडी आर्टिकल्स हैं उनके केस में आपको यहां पर एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी आर्टिकल्स को संभालने के लिए। देन डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स, डिलीवरी ऑफ द गुड, सरेंडर ऑफ सेफ कस्टडी रिसिप्ट, सेफ कस्टडी रिसिप्ट को जब यहाँ पर सरेंडर किया जाएगा तब यहाँ पर आर्टिकल्स को वापस किया जाएगा। एंड जो डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स इन केस ऑफ लॉकर, उसमें कस्टमर यहाँ पर लॉकर को खुद को ऑपरेट करता है। नाउ व्हाट इफ द डिपॉजिटर इज डिजीज्ड, तो अगर डिपॉजिटर डिजीज होता है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा, ना ही सेफ कस्टडी आर्टिकल के केस में ना ही लॉकर के केस में। जो यहाँ पर प्रोबेट है, जो यहां पर प्रोबेट है विल का, या फिर उसी के हिसाब से आप यहां पर जो आर्टिकल्स हैं उन्हें हैंड ओवर करेंगे। ओके, देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द नॉमिनेशन। तो नॉमिनेशन जो है वो यहां पर मैंडेटरी है, जरूरी है, सभी तरह के डिपॉजिट अकाउंट्स में अवेलेबल है, सेफ कस्टडी आर्टिकल्स में अवेलेबल है एंड लॉकर्स में अवेलेबल है। तो यहां पर सेक्शन आपको याद रखने हैं 45Z याद रखना है, एंड साथ में लिख दीजिए यहां पर एस 45ZA, 45ZC, 45ZE, एंड ये किससे बिलोंग करते हैं? These belong to DSL. These belong to what? These belong to DSL. यानी कि 45ZA जो है that is related to nomination in the deposit account, एंड यहां पर safe custody article से, एंड E जो है that is basically related to the lockers. ठीक है, 45ZC, 45ZE। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मेमोराइज कीजिए, बिकॉज इनके बेस पर क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो डिपॉजिट अकाउंट, सेफ कस्टडी आर्टिकल्स एंड लॉकर्स, सभी के केसेस में जो नॉमिनेशन है वो यहां पर अवेलेबल है। जो इंडिविजुअल कैपेसिटी अकाउंट्स हैं उनमें भी नॉमिनेशन जो है वो यहां पर अवेलेबल है। इवन सोल प्रोप्राइटर के केस में अगर यहां पर आपके पास करेंट अकाउंट भी है तो वहां पर भी जो नॉमिनेशन है वो यहां पर अलाउड होती है। एक चीज ध्यान रखिए, जो आपका गार्डियन ऑपरेटेड माइनर अकाउंट है, जो आपका गार्डियन ऑपरेटेड माइनर अकाउंट है, इफ इट इज गार्डियन ऑपरेटेड माइनर अकाउंट, तो उसके केस में जो नॉमिनेशन होती है डेट इज अलाउड ऑन बिहाफ ऑफ गार्डियन। लेकिन अगर माइनर का ही सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट है, अगर माइनर का सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट है तो उसके केस में नॉमिनेशन अलाउड नहीं है, नॉमिनेशन इज नॉट अलाउड। ओके,
एंड नॉमिनेशन जो है इवन जॉइंट अकाउंट्स के केस में भी यहाँ पर अलाउड है। एंड फर्दर जो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स हैं जैसे फर्म का अकाउंट, ट्रस्ट का अकाउंट, उनमें नॉमिनी वो बेसिकली नॉमिनी नहीं बन सकते हैं। माइनर के नॉमिनी की बात करें तो माइनर को आप नॉमिनी की तरह अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन साथ के साथ आपको वहां पर किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट करना होगा। ये जरूरी नहीं है कि वो थर्ड पर्सन गार्डियन हो, ठीक है, तो उसके केस में ये जरूरी नहीं रहता, ठीक है। अदरवाइज जब हम माइनर का अकाउंट ओपन करते हैं तब गार्डियन का होना जरूरी है, लेकिन अगर आप माइनर को नॉमिनी अलॉट करें तो उसके केस में किसी थर्ड पर्सन को यहां पर अपॉइंट करना होता है। ओके, देन इट इज सेफ कस्टडी। तो इनके बारे में हमने बात कर लिया कि नॉमिनेशन सिंगल नेम में पॉसिबल रहती है सेफ कस्टडी आर्टिकल्स के केस में, लेकिन सेफ डिपॉजिट लॉकर के केस में अगर ज्वाइंटली ऑपरेटेड है तो वहां पर 2 नॉमिनेशन अलाउड रहती है, लेकिन मैक्सिमम 2 रहती हैं। एंड नॉमिनी बेसिकली क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉमिनेशन का क्या रिलेशनशिप है। अगर ए का अकाउंट है, सेविंग फंड अकाउंट है, एंड बी इज द नॉमिनी, नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए जो है वो यहां पर प्रिंसिपल है, वेयरएज बी इज एजेंट, तो बी यहां पर एजेंट की तरह एक्ट करता है। ही इज नॉट दी ऑनर ऑफ द फंड, यानी कि अगर ए की डेथ हो जाती है तो फंड्स जो है वो बी को दे देगा। जो बैंक है वो यहां पर फंड्स जो हैं वो बी को दे देगा। दैट इज अ वैलिड डिस्चार्ज, दैट इज अ वैलिड डिस्चार्ज ऑफ द बैंक लायबिलिटी। बैंक अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो गया, लेकिन बी इज नॉट द ऑनर ऑफ द फंड्स ओवर हियर। अब यहां पर जो ए के लीगल हेयर हैं, लेट अस से ZYX जो हैं वो लीगल हेयर हैं यहां पर ए के, तो वो यहां पर बी से वो पैसा ले सकते हैं, बी से पैसा ले सकते हैं, ठीक है। सो बी इज व्हाट, बी इज बेसिकली बी इज एजेंट, तो नॉमिनी जो रहता है वो एजेंट की तरह एक्ट करता है। एंड मान लीजिए यहां पर ए का एक FDR थी विच इज गोइंग टू मैच्योर इन 2025, ए की डेथ हो जाती है, बी इज अ नॉमिनी, बी अप्रोचेज द बैंक एंड वो यहां पर कहता है कि FDR को प्री मैच्योर यहां पर आपने पेमेंट कर दीजिए। तो क्या वो अलाउड होगा? डेफिनेटली दैट इज अलाउड। अगर बैंक यहां पर प्री मैच्योर पेमेंट कर देता है, दैट इज अ वैलिड डिस्चार्ज टू द बैंक, दैट इज अ वैलिड डिस्चार्ज टू द बैंक। ओके, तो लोन के केस में जो यहां पर कोई भी लोन नहीं मिलता है, अगर प्री मैच्योर यहां पर FD है 2025 तक है, तो ऐसा नहीं है कि आप नॉमिनो को लोन दे दे, नॉमिनी पर्सन को आप लोन नहीं दे सकते FD के बेस पर। ओके, तो दैट वुड बी ऑल रिगार्डिंग दिस वीडियो। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो।